एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हमको आइडिया मिलेगा कि सीटेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन सोशल साइंस का आ गया। हम सोशल साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा 17/1/2023 को पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एस्टेरॉइड्स। ऑप्शन ए है कि ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। दे मूव अराउंड द सन, यानी कि हमें बताना है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनके बारे में इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो पहला तो होता है कि जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। बताइए सही है कि नहीं। दूसरा कह रहा है कि कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास आ जाते हैं और इस पर क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। समटाइम्स दे कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। तीसरा कह रहा है कि ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल ए और बी सही है, ओनली ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल बी और सी सही है, ओनली बी एंड सी आर ट्रू। ऑप्शन सी है कि ओनली ए एंड सी आर ट्रू, केवल ए और सी सही है। और ऑप्शन डी है ए बी एंड सी आर ट्रू, ए बी और सी सही है। तो सी आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, ए एंड सी आर ट्रू। जो क्षुद्र ग्रह थे उनके बारे में पहला हमारा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन हमारा सही था। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। जो हमारा मंगल होता है ग्रह, और एक खाता हमारा बृहस्पति। जैसे हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें से जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण है इसे हम बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है। इसमें से जो मंगल और बृहस्पति होता है, इन ग्रहों की कक्षाओं के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सूर्य एक तारा होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना होता है कि क्षुद्र ग्रह एक ग्रह के हिस्से होते हैं जो कि कई वर्ष पहले टूटे थे। जो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, वो एक पार्ट होते हैं हमारे प्लानिट का जो कि बहुत पहले टूट चुके हैं। ये धातुओं और चट्टानों से बने होते हैं और एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इस किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं धातुओं और चट्टानों से, और इसमें कार्बनिक यौगिक होते हैं। 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह हैं, सेरेस, वेस्टा, पालस और हाइजिया। इस प्रकार कह सकते हैं कि और सी सही है। चारों ग्रह याद रखना। हमारे क्षुद्र ग्रह हैं कौन कौन से, सेरेस, वेस्टा, पालस और हाइजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला हमारा कथन है कि पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। इक्वेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। ऑप्शन बी है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बाई मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम हिज हर प्लेस अ पर्सन कैन फाइंड द लेटीट्यूड ऑफ हिज हर प्लेस। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी है ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, ये सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन डी है ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू, यानी कि ये गलत है लेकिन बी सही है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि और बी कैसे हैं, दोनों के दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकता है। यानी कि कोई भी स्थान होता है उसे हम ध्रुव तारे का कोण मापेंगे तो कोई व्यक्ति क्या जान लेगा, अपने स्थान का अक्षांश जान लेगा। पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत वृत्त जो होता है वह एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। ये दोनों कथन बिल्कुल ही सत्य हैं। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खिंचे हुए काल्पनिक वृत्त हैं। अक्षांश वृत्त क्या होते हैं, जो विषुवत वृत्त होता है उसके समांतर यानी सीधे खींचे गए जो होता है एक काल्पनिक वृत्त होता है।
180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं, क्योंकि इस रेखा के दोनों तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। इन दोनों के बीच में कितना होता है? एक दिन का डिफरेंस होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच में कितने घंटे का होता है अंतर? 24 घंटे का। तो ये भी याद रखना, ठीक है। 180 देशांतर को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इंटरनेशनल डेडलाइन किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। इन रेखा के दोनों तिथियों में एक दिन का अंतर होता है और ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है? 24 घंटे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्थान ए तथा बी क्रमशः 20 डिग्री पूर्व तथा 95 डिग्री पूर्व पर स्थित हैं। दो स्थान ए और स्थान बी के बीच कितना समय अंतराल होगा? ऑप्शन ए है 5 आवर्स 5 घंटे, ऑप्शन बी है 7 आवर्स 7 घंटे, ऑप्शन सी है 5 आवर्स 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी है 7 आवर्स 30 मिनट 60 घंटे 30 मिनट। तो बताइए जी, दो स्थान ए और बी हैं जो कि 20 डिग्री पूर्व तथा 95 डिग्री पूर्व पर स्थित है, तो ए और बी के बीच में कितना अंतराल होगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए 5 आवर्स 5 घंटे, ठीक है। और भी अगर 20 डिग्री पूर्व 95 डिग्री पूर्व में स्थित है तो ए और बी के बीच में 5 घंटे का अंतराल होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है इस तरह से हमारा है उत्तर पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। तो 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को, क्योंकि इस रेखा के दोनों तिथियों में कितना अंतर होता है? एक दिन का। इन दोनों रेखाओं तिथियों के में कितना अंतर होता है? एक दिन का। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व के हो जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे आगे का समय होता है और इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। यदि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेगी तो 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी? 1 घंटे का। तो दिया गया है कि ए तथा बी क्रमांक 20 डिग्री पूर्व तथा 95 डिग्री पूर्व में स्थित है और बी में अंतराल 95 डिग्री पूर्व 20 डिग्री पूर्व से बराबर कितना हो जाएगा? 75 डिग्री पूर्व। के दोनों को माइनस करेंगे। फिर हमारा 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का अंतर। तो 75 घूमने में लगेगा 75 डिग्री गुणे 4 मिनट बराबर 300 मिनट। इस तरह से घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर कॉज ऑफ सेशंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऋतुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द inclination of the earth axis in a fixed direction causes seasons। ऑप्शन भी है कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन चेंज द सीजन्स। ऑप्शन सी है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ का सीजन्स। ऑप्शन ए ओनली ए केवल ए सही है। ऑप्शन बी ओनली ए एंड बी केवल ए और बी सही है। ऑप्शन सी है ओनली बी एंड सी केवल बी और सी सही है। ऑप्शन डी है ए बी एंड सी यानी कि ए बी सी सभी सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के ओनली ए एंड बी केवल ए और बी सही है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि पृथ्वी में परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो कक्षीय समतल के संबंध 67.5 डिग्री कैसी होती है? झुकी हुई। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी में स्थित परिवर्तन के कारण भी होता है। पृथ्वी की धुरी एक कैसी होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है जो अपने केंद्र से होकर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ जाती है और पृथ्वी की दूरी 23.5 डिग्री के कोण पर कैसी होती है? तिरछी। और इसी ध्रुवी पर और इसी दूरी पर पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी के झुके होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऋतु में परिवर्तन इसी कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई होती है। पृथ्वी पर घूर्णन के कारण भी क्या होता है? ऋतुओं में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द मानसून फॉरेस्ट। ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ऑप्शन सी है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। ट्रीज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सीड देयर लीव्स इन द सिटी सीजन्स। ऑप्शन डी है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में शाल, सागवान और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। साल, teak and neem are examples of trees found in tropical evergreen forests। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी की उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला कथन सत्य है। हमारी एक्सप्लेनेशन से कह रही है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में क्या होती है, भारी वर्षा, और इनमें कोई विशेष शुष्क मौसम भी नहीं होता है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो छोटे शुष्क मौसम होते हैं वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पेड़ों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है और इन वनों के पेड़ वर्ष भर कैसे रहते हैं, हरे भरे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कैसे होते हैं, ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। याद रखना, इन क्षेत्रों में कैसी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कैसा नहीं होता है, शुष्क नहीं होता है। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले छोटे शुष्क मौसम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पर पत्ते गिरने का निश्चित समय नहीं होता है और ये वनों के पेड़ वर्ष भर कैसे दिखाई देते हैं, हरे भरे। ठीक है, यह सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सहारा डेजर्ट्स, यानी सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है। पहला है कि आज का सहारा एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा वंस यूज्ड टू बी लस ग्रीन प्लान। ऑप्शन डी है कि सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म और शुष्क थी। क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई। तीसरा हमारा ऑप्शन कह रहा है कि सहारा में रातें ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री हो जाता है। नाइट एट सहारा में भी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री। और चौथा है सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। पीपल वियर हैवी रोब्स इन सहारा डेजर्ट। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए बी एंड सी सही है। ऑप्शन बी है बी सी एंड डी सही है। ऑप्शन सी ए सी एंड डी सही है। ऑप्शन डी है ए बी सी डी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी, किसमें से हमारा ए बी सी डी 4 ऑप्शंस जो थे वो सारे के सारे सही थे, क्योंकि रेगिस्तान जो है सहारा उसके बारे में कई सारे ऑप्शन सही हैं। जैसे कि आज का सहारा एक समय में कैसा था, पूरी तरह से हरा भरा मैदान था, जिसे हम आज सहारा में कहते हैं, वो एक समय में बिल्कुल हरा भरा था। दूसरा है कि सहारा मरुस्थल की जलवायु कैसी है, गर्म है और शुष्क है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में रातें कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग कितना हो जाता है, 0 डिग्री। याद रखना 0 डिग्री हो जाता है। वहीं सहारा रेगिस्तान में लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। यहाँ के लोग अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अफ्रीका महाद्वीप कैसा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। इस सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 332.00000 वर्ग मील है। अतः दिए गए चारों कथन कैसे इसके बारे में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ओरिजिनल रॉक है, यानी कि मूल शैल है, और मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कि कायांतरिक शैल है। पहला है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मार्बल है हमारा, यानी कि संगमरमर। दूसरा है क्ले, चिकनी मिट्टी, स्लेट है हमारा। तीसरा हमारा बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, ये मार्बल संगमरमर है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है ओनली ए, केवल ए सही है। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड बी, ए बी दोनों सही है। तीसरा है कि बोथ ए एंड सी, यानी ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, यानी कि बी और सी दोनों सही है। आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी, कि इसमें हमारा ओनली ए एंड बी, कि ए और बी वाला हमारे सही हैं। ठीक है, ए और बी सही है और सी वाला सुमेलित नहीं है। यानी कि जो चूना पत्थर है वो क्या है, संगमरमर। चिकनी मिट्टी है वो है स्लैट, लेकिन जो बलुआ पत्थर है वो है क्या है, कॉटेजाइट। तो तीनों याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि मूल शैल हमारा जैसे कि चूना पत्थर है तो वो क्या है, संगमरमर। चिकनी मिट्टी है तो स्लेट है और बलुआ पत्थर क्या है, कॉटेजाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेक अप द बुल्क
ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती हैं? पहला है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है ऑक्सीजन और हीलियम, तीसरी है ऑक्सीजन और आर्गन, चौथी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगी इसमें से हमारा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग ऑक्सीजन बनाती है और नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है, यानी वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग यही बनाती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस वायुमंडल का बड़ा भाग बनाती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% और नाइट्रोजन का भाग कितना होता है? 78%, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में गैसें कौन सी होती हैं और प्रतिशत कितना होता है ये भी देख लीजिए। नाइट्रोजन 78.084, ऑक्सीजन 20.95 होती है। O2 ऑक्सीजन को कहते हैं, नाइट्रोजन को N2 कहते हैं, आर्गन को AR कहते हैं 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं 0.03 और अन्य सभी यानी कि CO2 या 0.04 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, फिर उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। स्टेटमेंट है कि ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना ऑकर्स इन थर्मोस्फेयर, यानी कि बाहरी वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। स्टेटमेंट भी है कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय ट्रांसफेयर। ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी है इज ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन डी है इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू, यानी कि गलत है लेकिन बी सही है। तो इसमें हमारे सभी आंसर जो हैं वो इसमें हमें जो था वो बोनस अंक प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें सभी लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे। हमारे एक्सप्लेनेशन की जा रही है कि क्यों में एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे कि वायुमंडल में जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जैसे कि वर्षा होना, कोहरा पड़ना और ओला वर्षण होना यानी ओला गिरना, ये सब कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे आयन मंडल से पुनः पृथ्वी कर दी जाती है। इस तरह से और भी दोनों गलत हैं। ठीक है, तो सभी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? हमारी क्षोभ मंडल में, और रेडियो तरंगे आयन मंडल से पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। आयोग ने उसका उत्तर डी माना है लेकिन उत्तर बी होगा क्योंकि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? जो क्षोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है जैसे कि बादल है, वर्षा है, तूफान है, ओला वर्षण, ये सब इसी परत के अंदर होती हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सी वो होती है हमारी परत जिसमें हमारी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जैसे कि बादल, वर्षा, तूफान, तो ये सभी क्षोभ मंडल में होती है जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरी हमारी होती है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, यानी वायुमंडल कहाँ, वायुमंडल में जो वायुयान है वो कहाँ उड़ाए जाते हैं? ये समताप मंडल में। तीसरी हमारी मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। जो अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं उल्कापिंड वो कहाँ आकर जल जाते हैं? मध्यमंडल में आकर जल जाते हैं। चौथी होती है अयान मंडल, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयान कहते हैं और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग कहते हैं। आयनोस्फीयर इसे भी हम कहते हैं, मतलब जितनी रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल से होकर वापस आ जाती हैं। पांचवी होती है बाहरी मंडल एक्सोस्फीयर, इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितनी परत होती है? 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल होती है, मध्य मंडल होती है, अयान मंडल होती है, बाहरी मंडल होती है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं, अयान मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं, बाहरी मंडल को हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है जैसे कि बादल, वर्षा, तूफान, ओला वर्षण, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। जो वायुयान उड़ाते हैं उसके लिए सबसे अच्छा समताप मंडल होता है। उल्कापिंड जो होते हैं वो मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं और रेडियो तरंगें वापस अयान मंडल से आ जाती हैं।
ठीक है, इसे माइनोस्फीयर कहते हैं। वही हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता बाहरी वायुमंडल में होती है। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इन अमेजोन बेसिन एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कि बेसिन के वनों के विनाश के बारे में कथन ए और बी को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। स्टेटमेंट ए है कि वर्षा के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो बह जाती है एवं सघन वन जो होते हैं वो बंजर भूमि में बदल जाते हैं। द टॉप सॉइल इज बीइंग वॉश्ड अवे बाय रेनफॉल एंड द लस फॉरेस्ट इज टर्निंग इनटू अ बैरन लैंडस्केप। दूसरा है कि विकास गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। अमेजन बेसिन हैज़ बीन डिसअपेयरिंग ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। पहला है कि ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। दूसरा है कि ओनली बी इज करेक्ट, केवल बी सही है। तीसरा है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी सही है। चौथा है नाइदर ए और नॉर बी इज करेक्ट, यानी कि ना तो ए सही है और ना ही बी। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि अमेजन बेसिन में वनों के विनाश के कई कारण होते हैं, जैसे कि वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपर वाली परत होती है वो कैसी हो जाती है, बह जाती है, और सघन वन बंजर भूमि में कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वहीं विकास की गतिविधियों के चलते जो अमेजन बेसिन है उसमें वर्षा वन का बड़ा वाला भाग कैसा होता जा रहा है, आजकल लुप्त होता जा रहा है। वहीं अमेजन वर्षा वन में वनों के विनाश के प्रमुख कारणों में से एक है गौ मांस यानी वीट की खपत से जुड़ा हुआ। वहीं मवेशियों को चराने और चारागाहों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटकर और वनों को जलाकर वन के विशाल क्षेत्रों को साफ किया जा रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दिए गए दोनों कथन ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाना चाहिए। पहला है कि नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए, मोर फोकस ऑन द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। दूसरा है कि केवल जीवन के उन रूपों का सम्मान और देखभाल करना जो आर्थिक रूप से लाभदायक हैं, रिस्पेक्ट एंड केयर ओनली फॉर दोज फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट आर इकोनॉमिकली यूजफुल। तीसरा है कि पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, change in attitudes and practice towards the environment। पहला है कि ए और बी ट्रू है, दूसरा है कि ए और सी ट्रू है, तीसरा है कि बी और सी ट्रू है, चौथा है कि ए बी सी तीनों ट्रू हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए एंड सी ट्रू हैं। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर देना और पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन के कदम उठाए जाने चाहिए। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थ्रो पॉपुलेशन pyramid, which of the following subtopics could be the most introduced in elementary classroom। एक प्रारंभिक स्तर की कक्षा में जनसंख्या पिरामिड की सहायता से निम्न में से कौन सा उप विषय पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है जन्म और मृत्यु दर, बर्थ एंड डेथ रेट्स। ऑप्शन बी है महिला और पुरुषों की जनसंख्या की तुलना, कंपेरिजन ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। ऑप्शन सी है बढ़ती श्रमिक संख्या, एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, और ऑप्शन डी है प्रवसन इस रूप देश के भीतर, माइग्रेशन पैटर्न इंटर कंट्री। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पहला है कि ए बी एन सी, ए बी सी सही है। दूसरा है बी सी एन डी, बी सी डी सही है। तीसरा है ए बी एन डी, ए बी डी सही है। चौथा है कि ए बी सी एन डी, ए बी सी डी सभी सही हैं। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन एक, ए बी एन सी यानी ए बी सी सही है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि कक्षा में जनसंख्या पिरामिड की सहायता से निम्न उप विषय पढ़ाए जा सकते हैं, जैसे कि जन्म और मृत्यु दर, महिला और पुरुषों की जनसंख्या की तुलना,
बढ़ती श्रमिक संख्या। जनसंख्या पिरामिड एक ऐसा ग्राफ होता है कि जो कि जनसंख्या के पुरुष और महिला सदस्यों के बीच केंद्र में विभाजित जनसंख्या में जो उनकी आयु होती है वितरण को उसको दर्शाता है। साथ ही जनसंख्या पिरामिड का उपयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए भी करते हैं। जनसंख्या पिरामिड जो होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है। तो पूछ लेगा कि जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? त्रिभुज के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है हमारा कथन ए कि सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and operated by the producers of supplies of raw materials, workers or both। दूसरा कह रहा है कि मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उपकरण हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। पहला ओनली ए ट्रू, केवल ए सही है। दूसरा है ओनली बी ट्रू, केवल बी सही है। तीसरा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों सही हैं। चौथा है नाइदर ए और बी इज ट्रू, ना तो ए सही है और ना ही बी। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए, ओनली ए इज ट्रू, यानी कि केवल ए वाला सही है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। ये कथन बिल्कुल सही और बी वाला कैसा है? गलत। उद्योग आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करते हैं जो माल के उत्पादन, खनिजों, निष्कर्षण और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है। उद्योगों को कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले या सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वहीं निजी क्षेत्र के उद्योग व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अराउंड 2300 years ago in the Tamil region owners were known as, यानी कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहते थे। ऑप्शन ए है बेल्लार, ऑप्शन बी है उजवार, ऑप्शन सी है करेशियार, ऑप्शन डी है अधिमाई। मतलब ऑप्शन ए बेल्लार। लगभग 2300 वर्ष पहले जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें बेल्लार कहते थे। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को लगभग 2300 वर्ष पहले हम बेल्लार के रूप में जानते थे तथा संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को मुजवार और भूमिहीन मजदूर दासों को हम काड़ेशियार और अधिभाई के नाम से जानते हैं। वहीं संगम काल के दौरान जो तमिलों का प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? कृषि पशुपालन था। 500 ईसा पूर्व 300 ईस्वी से जीवन की आवश्यकताओं के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इसे कभी व्यवसायों से महत्वपूर्ण माना जाता है। किसान या फिर उजावार सामाजिक सूची में कैसे थे? सबसे ऊपर थे। ठीक है, समाज की सूची में कैसे थे? सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्या है कि वी नो डेट द प्लो वाज यूज्ड बाय द हड़प्पान्स बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ, यानी कि हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य प्रमाण मिले हैं डैश के। ऑप्शन ए है वास्तविक हल एंड एक्चुअल प्लग, ऑप्शन बी है मोहर के उत्तीर्ण किया हुआ हल, अ प्लग इन ग्रैब्ड ऑन अ सील, ऑप्शन सी है खिलौना हल, अ टॉय प्लग और ऑप्शन डी है गुफा में बनाए जाने वाले चित्र में हल, प्लग ऑन अ केव पेंटिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, अ टॉय प्लग, यानी कि खिलौना हल। हम जानते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य प्रमाण मिले हैं किसके? खिलौना यानी कि हल के। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि हमें जानना है, लेकिन हम जानते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों ने खिलौना हल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की खोज
कब की गई थी? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पंजाब प्रांत में ये स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। महाकाव्य शिलापादिक्रम की रचना की गई थी। द तमिल एपिक शिलापादिक्रम वाज कंपोज्ड बाय ऑप्शन ए है सतनार द्वारा, ऑप्शन बी है इलांगो द्वारा, ऑप्शन सी है तिरुवल्लुवर द्वारा, ऑप्शन डी है कुट्टूबनार द्वारा। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी इलांगो द्वारा। जो तमिल महाकाव्य शिलापादिक्रम इसकी रचना इलांगो के द्वारा की गई थी। तो इसे पूछ लिया जाता है कि शिलापादिक्रम की रचना कौन से महाकाव्य में की गई थी? तमिल किसके द्वारा की गई थी? तो इलांगो द्वारा। ठीक है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है हमारे सीटेट के काफी बार, तो अच्छे से इसको याद कर लेना। एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि तमिल महाकाव्य शिलापादिक्रम की रचना करने का श्रेय इलांगो आदिगल को जाता है। इलांगो जो थे वो एक चेर राजकुमार, जैन भिक्षु और कवि थे। शिलापादिक्रम 5730 पंक्तियों की एक कविता है और इस महाकाव्य में एक साधारण युगल कन्नगी और उसके पति की जो कोबलन है उनकी दुखद प्रेम कहानी भी है। ठीक है, तमिल के कितने महाकाव्य हैं? 5 महान काव्य हैं, जैसे कि शिलापादिक्रम, मंजुम कलाई, शिवाका चिंतामणि, बलयापति और कुंतल काशी। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है कि शिलापादिक्रम की रचना किस में की गई है? तो तमिल महाकाव्य में। किसने की है? तो इलांगो आदिकल ने की है। किसके बारे में, मतलब किस तरह की है? तो चेर राजकुमार, जैन भिक्षु और कवि थे। और कितनी पंक्तियों में की गई है? 5730 की कविता है। ठीक है, एक साधारण युगल कन्नगी और उसके पति कोवलन की दुखद प्रेम कहानी है। तो आखिर कहेगा कि जो शिलापादिक्रम उसमें कहा क्या गया? तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से एक साधारण युगल कन्नगी और उसके पति को किस तरह से उसकी प्रेम कहानी है उसके बारे में दर्शाया गया है कोवलन। ठीक है, तमिल के कितने महाकाव्य? 5। कौन कौन से महान महाकाव्य है तमिल के? जैसे शिलापादिक्रम है आपका, मंजुम गलाई है, शिवाका चिंतामणि है, बलयापति है और कुंतल काशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डे शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज वर कंस्ट्रक्टेड बाय रूल्स टू डैश। ऑप्शन ए है कि भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए, यानी कि जो शासक थे उन्होंने मंदिर मस्जिद का निर्माण किया, आखिर किस लिए था? तो पहला तो यही था कि जो भगवान है उनके साथ जो उनकी घनिष्ठता है, जो क्लोजनेस है, ठीक है, उसको घोषित करने के लिए। प्रोक्लेम देयर क्लोजनेस टू गॉड। ऑप्शन बी है कि शक्ति और वैभव के प्रदर्शन के लिए। डिमोनिस्ट्रेट पावर एंड वेल्थ, यानी कि जो जिसके पास पैसा है, वैभव है, शक्ति है, इन सबको दिखाने के लिए उसने मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया था शासकों ने। तीसरा है कि पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनको समर्थन पाने के लिए। अपीस एंड गेट सपोर्ट ऑफ प्रेस्टली क्लास। ठीक है, जो बंजारी पुजारी वर्ग थे उनके संतुष्ट करने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए उन्होंने ये सब किया था। तो हमें सही विकल्प चुनना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि ए एंड बी, ए और बी सही है। दूसरा है बी एंड सी, बी और सी सही है। तीसरा है ए एंड सी और सी सही है। चौथा है कि ए बी और सी, ए बी सी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के, इसमें से हमारा ए बी सी, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यही पूछा था कि शासकों ने मंदिर मस्जिद का निर्माण क्यों किया था? क्योंकि भगवान के साथ उनकी घनिष्ठता थी और इस घनिष्ठता को घोषित करने के लिए शासक मंदिर मस्जिद का निर्माण करते थे। साथ ही जो शक्ति और वैभव इसके लिए भी करते थे। अच्छा, वो क्या दिखाना चाहते थे कि उनके पास पैसा है बहुत सारा और उनके पास शक्ति भी है भैया, इसीलिए तो मंदिर मस्जिद निर्माण कर पा रहे हैं। हर किसी के बस की बात थोड़ी ना होती है, तो ये सब दिखाने के लिए भी करते थे। साथ ही पुजारी वर्ग थे, उनको संतुष्ट करने के लिए और शासकों के लिए उनका समर्थन कितना जरूरी होता है उसको पाने के लिए भी वे मंदिर और मस्जिद का निर्माण करते थे। तो सारे ऑप्शन सही हैं। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए, शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए जो शासक हैं उनके द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स रीजनल लैंग्वेज वाज द अर्लीस्ट टू बी यूज्ड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, ऑप्शन सी है मलयालम, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी मलयालम। ठीक है, इसमें से ये मलयालम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो पूछ लेगा आपको वो कौन सी भाषा है जो उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुई, तो याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मलयालम भाषा थी। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि मलयालम भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था। मलयालम भाषा दक्षिण भारत की एक प्रमुख भाषा थी। मलयालम भाषा कौन सी थी? हमारे दक्षिण इंडिया की एक प्रमुख लैंग्वेज है मलयालम भाषा, और इसका पहले प्रयोग सबसे पहले उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किया गया था। ये मलयालम भाषा मुख्य रूप से बोली कहाँ जाती है? तो ये मुख्य रूप से केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। केरल भारत का कौन सा है? राज्य है जो दक्षिण भारत में, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मलयालम भाषा बोली जाती है। और लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती, और कई बार हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, तो कावरत्ती है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं आपका सीटेट के से। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। महोदयपुरम का जो चेर राज्य है वो किसका है? प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम का, जो आज का कौन सा भाग है? केरल का हिस्सा है। ये 9वीं शताब्दी में किया गया था स्थापित। यहाँ के शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में करते थे। और भारत की राजभाषा हिंदी, और लिपि कौन सी थी? देवनागरी। इसमें भारत की लैंग्वेज क्या थी? हिंदी थी, और लिपि क्या थी? देवनागरी। संघ के शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, संविधान के आर्टिकल 30 में 343 के ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सही मायनों में एक संगठन था क्योंकि अ संघ वाज एन एसोसिएशन इन द ट्रस्ट सेंस बिकॉज। ऑप्शन ए है कि कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया। मेनी मेंबर्स रूल टुगेदर थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट। ऑप्शन बी है इसने महिलाओं और कामकारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया था। इट इंक्लूड वुमन एंड कामकार्स टू पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज। तो इसमें वो पहला है कि ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, केवल ये सही है। दूसरा है ओनली बी इज करेक्ट, केवल दूसरा सही है। तीसरा है कि ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी सही है। चौथा है कि बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ओनली ए इज करेक्ट, यानी केवल एक वाला जो ऑप्शन था वो सही था। ठीक है, संघ सही मानने में एक संगठन था। क्यों? क्योंकि कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, इसलिए संगठन इम्पोर्टेंट था। पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि संघ सही मायनों में एक संगठन था क्योंकि सदस्यों ने एक साथ चर्चाएं और जो वाद विवाद हैं उनके माध्यम से क्या किया था? शासन किया था। एक संघ या फेडरेशन एक राजनीतिक तत्व होता है जो किसी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वशासित राज्यों या क्षेत्रों के संघ से चिन्हित होता है। अच्छा, ये होता क्या है हमारा संघ वगैरह? ये फेडरेशन एक कैसा होता है? एक राजनीतिक तत्व होता है जो कि किसी सरकार के अंतर्गत आंशिक रूप से जो स्वशासित राज्य क्षेत्र होते हैं उनको संघ के रूप में क्या किया जाता है? चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट कॉटन स्पाइनिंग मिल वाज सेट अप इन, यानी कि पहला सूती कपड़ा मिल देश में स्थापित की गई। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है सूरत। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है, पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई, यानी कि मुंबई में पहली जो सूती कपड़ा मिल है वो स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो मुंबई में 7 जुलाई 1854 यानी कि 1854 ईस्वी में काफसाजी डावर के द्वारा स्थापित की गई, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन जो था वो स्टार्ट हुआ था। सूती कपड़ा मिल देश के पश्चिमी हिस्सों जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात है उसमें केंद्रित था। तो
तो सूती कपड़ा मिल देश के कौन से भाग में केंद्रित था? पश्चिमी, और पश्चिमी भाग में कैसे आते हैं? गुजरात और महाराष्ट्र। जबकि जूट उद्योग जो था वो बंगाल में केंद्रित था। जूट उद्योग कहाँ है? बंगाल में। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जानते हैं, और वही जो कानपुर है तो उसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और गुजरात को भारत का बोस्टन कहते हैं। ये भी पूछ लेता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को, और गुजरात को भारत का क्या कहते हैं? बोस्टन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी भारत में जो प्रचारक हैं उनकी गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा कथन ए और बी है, उन दोनों को पढ़ना और सही विकल्प चुनना है। स्टेटमेंट ए है कि 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। Until 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज्ड टू मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। ऑप्शन बी है कि कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे। द कंपनी feared that missionary activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India। पहला है कि इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए तो सही है लेकिन बी गलत है। दूसरा है इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी डज नॉट एक्सप्लेन ए, यानी कि ए बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी एक्सप्लेन्स ए, यानी ए बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी एक्सप्लेन्स ए, यानी कि और भी दोनों सही हैं और बी जो है वो एक क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछे गए तो फिर से पूछे जाएंगे। अच्छे से इसे याद करके जाना और पैटर्न समझ लेना कि कैसे आते हैं। एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, क्योंकि कंपनी को ये भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से जो स्थानीय जनता है उनके बीच जो असंतोष है कि वे पैदा ना हो जाए। साथ ही और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को कैसे देखते थे? शक की नज़र से। और भारत में प्रचारों की गतिविधियों के संदर्भ में दोनों कथन यानी कि और भी कैसे हैं? बिल्कुल सही हैं। गवर्नर और कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ने भारत में व्यापार किया था, जिसे लोकप्रिय रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता था। इसका कब किया गया था? 1599 में 1599 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1840 में मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई? परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 इन मुंबई फॉर। ऑप्शन ए है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए, विंडो रीमैरिज, यानी कि 1840 में मुंबई में परमहंस मंडली थी, आखिर वो स्थापित की क्यों गई थी? क्योंकि विधवाओं का पुनर्विवाह करना था, इसीलिए विधवा पुनर्विवाह के उद्देश्य से, विंडो रीमैरिज के लिए। दूसरा है कि जाति उन्मूलन के लिए, एबोलिशन ऑफ कास्ट। ठीक है। तीसरा था लड़कियों की शिक्षा करने के लिए, यानी कि लड़कियों को शिक्षा अच्छे से प्रदान की जाए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए। और चौथा था महिलाओं की और अधिक स्वतंत्रता के लिए, ग्रेटर फ्रीडम फॉर वुमन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जाति उन्मूलन के लिए। ठीक है। 1840 में मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, किसके लिए? जाति उन्मूलन के लिए की गई थी। ठीक है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि 1840 में मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना जाति के उन्मूलन के लिए की गई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? जो दुर्गाराम मोहताजी पांडुरंग और उनके दोस्त थे, उनके समूह ने की थी। यानी दुर्गाराम मोहताजी पांडुरंग उनके दोस्तों ने मिलकर परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में मुंबई में की थी। किस लिए की थी? जाति उन्मूलन करने के लिए की थी। वे मुख्य रूप से क्या करते थे कि जाति के नियम को तोड़ने में इंटरेस्ट रखते थे, और इसके द्वारा अपनी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया भोजन लिया जाता था। जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन outspoken critics of Hindu scriptures and said that the texts of Codex of Menu, the Bhagavad Gita and the Ramayana had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the
डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे। और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता और तथा महिलाओं व पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है। तो पहली है श्री नारायण गुरु, दूसरे हैं ज्योतिबा फूले, तीसरे हैं घासीदास, ऑप्शन डी है पेरियर। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी पेरियर। ठीक है, हिंदू शासकों के कट्टर आलोचक थे वो थे पेरियर। इन्होंने ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता और जो महिलाएं पर पुरुष का प्रभुत्व उसको स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का क्या लिया था, सहारा लिया था। नेक्स्ट हमारी एक्सप्लेनेशन क्या रही है कि पेरियर हिंदू शासकों के कट्टर कहते थे, आलोचक थे तथा उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है। पेरियर का जन्म कब हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था 17 सितंबर 1879 को। जो बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ होने के साथ स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूरी तरह ही खिलाफ था और हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी क्या किया था, इसने बहिष्कार भी किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलनों के संदर्भ में कथन ए कथन बी को पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। ठीक है, स्टेटमेंट ए है वेयर अम्बेडकर लेड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स बिटवीन 1927 एंड 1935, यानी कि 1927 और 1935 के बीच बी.आर. अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। दूसरा है कि हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडाइज विद इन सोसाइटी, यानी कि वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि सही विकल्प चुनना है। पहला है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ए तो सही है किंतु बी गलत है। दूसरा है ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, यानी कि गलत है किंतु बी सही है। तीसरा है कि दोनों ए बी जो है वो सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी डज नॉट एक्सप्लेन ए। चौथा है कि ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की व्याख्या करता है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी एक्सप्लेन्स ए। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी, कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी एक्सप्लेन्स ए, यानी कि और बी दोनों सही और बी ए की सही व्याख्या करता है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि 1927 और 1935 के बीच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। उन्होंने मनुस्मृति दहन 1927, महार सत्याग्रह 1927 और एवला की गर्जना 1935 जैसे आंदोलन चलाए। वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कैसी है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। निचली जाति के लोगों का इसके बाद मंदिरों में प्रवेश करने और मंदिरों के कुएं से पानी का उपयोग और पानी खींचने की भी अनुमति उन्हें नहीं थी। इस आंदोलन के माध्यम से खींचने की भी अनुमति दी गई। इस आंदोलन के माध्यम से निचली जाति के लोगों के बराबरी का दर्जा दिया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू समाज में सुधार करना। इस तरह से और भी सही और सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब रूपेटली बिकॉज, यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया क्योंकि पहला है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज सरप्राइजिंग इट, क्योंकि अंग्रेजी सरकार इसे कुचल रहे थे। दूसरा है कि ये उतना कामयाब नहीं हुआ जितनी उम्मीद की गई थी। इट वाज नॉट सक्सेसफुल एंड एक्सपेक्टेड। तीसरा है ये हिंसात्मक हो गया था। इट बिकम वायलेंट। चौथा है कि बड़े नेता सहयोग नहीं कर रहे थे। बिग लीडर्स वर नॉट कोऑपरेटिंग। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, के हिंसात्मक हो गया था उसे क्यों रोक दिया गया था, बिकॉज इट बिकम वायलेंट, यानी कि हिंसात्मक हो गया था, इसीलिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया क्योंकि ये हिंसात्मक हो गया था। ये 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ शुरू हुआ था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जो चोरा चोरी नामक स्थान है उस पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की
कैसी हो गई थी? मृत्यु। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित में से कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है दांडी मार्च, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी है रॉलेट सत्याग्रह, और चौथा है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत एगिटेशन। सही विकल्प चुनना है। पहला है CDAB, दूसरा है ABCD, तीसरा है DCBA, चौथा है DACB। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन CDAB। सबसे पहले हमारा रॉलेट सत्याग्रह आएगा, उसके बाद हमारा D यानी कि खिलाफत आंदोलन आएगा, उसके बाद A यानी कि दांडी मार्च आएगा, और उसके पास कौन सा आएगा? B यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये इसका सही क्रम है। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित इस प्रकार है कि रॉलेट सत्याग्रह ये 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, खिलाफत आंदोलन ये नवंबर 1919 में हुआ था, दांडी मार्च ये 12 मार्च 1930 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। सबसे पहले हमारा 6 अप्रैल 1919 को हुआ था रॉलेट सत्याग्रह, फिर नवंबर 1919 को हुआ था खिलाफत आंदोलन, ये दोनों 1919 को ही हुए थे। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था, और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखना। अलग से भी ये पूछ लेता है कि कौन से क्रम में क्या हुआ था, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेट अप? ऑप्शन ए है 1935 1935, ऑप्शन बी है 1947 1947, ऑप्शन सी है 1950 1950, और ऑप्शन डी है 1956 1956। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी 1950 1950। भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, और योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग किया गया और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ये भी याद रखना। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य होता है कि भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको बनाना। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं थी उसको बनाना ही योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य था, और ये 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, तब वर्तमान में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीन से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था की घोषणा की जिसका नाम था नीति आयोग। ठीक है, और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पर एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया अस्तित्व में आई, खासतौर से नीति आयोग के नाम से जाना लगा गया, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वे इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विविधता में एकता किसके द्वारा रचा गया शब्द है? द टर्म यूनाइटिंग डाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, तीसरा है ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। विविधता में एकता यूनाइटिंग डाइवर्सिटी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया शब्द है। ठीक है, विविधता में एकता शब्द भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचा गया था। अनेकता में एकता एक लोकप्रिय वाक्यांश है। ठीक है, अनेकता में एकता काफ़ी लोकप्रिय है और किसके द्वारा रचा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसका इस्तेमाल संस्कृति, भाषा, धर्म आदि में अंतर के बावजूद एकता के विचार को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब हम देखते हैं कि सभी की जो संस्कृतियाँ हैं, भाषा है, धर्म है, ये सब एक जैसी नहीं होती, सब डिफरेंट अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इसमें एकता के विचारों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं विविधता में एकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शब्द का उपयोग किया था, और BR अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का जो मसौदा है ये भी तैयार किया था। मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी थी। इसने सत्याग्रह आंदोलन और दांडी मार्च भी उन्होंने शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेस आर बिलीव्स व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, यानी कि डेस वे विचार होते हैं जब हम लोगों को एक छवि के रूप में बांध लेते हैं। मतलब कई सारे लोगों की अलग अलग छवियाँ होती हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसे नहीं,
इस तरह का है, ठीक है। तो हम एक तरह से अपना जो है उनके अपनी इमेज जो है उनके अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, यानी छवि के रूप में बांध लेते हैं। तो पहला है ये बाह्य समूह यानी आउट ग्रुप, दूसरा है पूर्वाग्रह प्रेजुडाइज, ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, ऑप्शन डी स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्ध धारणा टाइप यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं वे विचार होती हैं जो हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। रूढ़िबद्ध सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारिक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता और वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था और प्रावधान आधारों पर करती है। मतलब होता क्या है कि क्या किसकी वैल्यू है, किस तरह से कौन है, आज के ज़माने में कैसा क्या है, सबको हम ध्यान में रखते हैं, बल्कि पहले ज़माने से जो चीज़ें आ रही हैं उतनी उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो वही पूर्वगामी धारणाएं होती हैं, ठीक है। ये सामाजिक राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से बहुत समय पहले से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्था के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। साथ ही रूढ़िवादिता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉल्टर लिपमैन ने किया था अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में 1922 में एक सामान्य अर्थ में। रूढ़िवादिता पूर्व कल्पित विचार होती हैं जो विभिन्न समूहों के बारे में बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ लेखपाल इन अ रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ है। पहला है कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। ऑप्शन बी है कि सिंचाई का प्रबंध करना, मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर एरीगेशन। तीसरा है कि ग्राम सभा की सूची तैयार करना, प्रिपेयरिंग द ग्राम सभा लिस्ट। और चौथा है हमारा ग्राम पंचायत के फंड यानी विधि का नियंत्रण करना, यानी कि मैनेजिंग द फंड्स ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन ए की जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए सही है कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल जमीन को नापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। भूमि अभिलेखों का रखरखाव और उसका कार्य जिनमें भूमि का मूल्यांकन और अभिलेख रखना प्राथमिक कार्य है, ठीक है। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होता है कि जो लेखपाल होता है वो जमीन को नापता है और फिर उसका रिकॉर्ड रख लेता है। भूमि अभिलेख और जो रखरखाव होती है उनका वर्क होता है कि भूमि का मूल्यांकन करे और अभिलेख इसका क्या होता है प्राथमिक कार्य। ये वो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है जो गांव की जमीन को रिकॉर्ड रखता है और राजस्व विभाग का भी ये क्या होता है अधिकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्यों को स्वीकृति दी जाती है। इन द पंचायती राज सिस्टम द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इज अप्रूव्ड बाई। ऑप्शन ए है जनपद पंचायत द्वारा जनपद पंचायत, ऑप्शन बी है जिला परिषद द्वारा जिला परिषद, ऑप्शन सी है पंचायत समिति द्वारा, ऑप्शन डी है ग्राम सभा द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी ग्राम सभा द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत होती है उसके जो कार्य होते हैं उनको स्वीकृति ग्राम के सभा के द्वारा दी जाती है। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभाओं द्वारा गांव पंचायत के कार्यों को स्वीकृति दी जाती है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी और कब की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। काफ़ी बार एग्जाम में ही पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, राजस्थान में। कब लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, ठीक है। इसके बाद ये प्रणाली आंध्र प्रदेश में लागू की गई। दूसरे नंबर का राज्य आंध्र प्रदेश आता है। हमारे आर्टिकल 243 भारतीय संविधान के भाग I में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है जिसे हम 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 11वीं अनुसूची में भी शामिल कर लिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये भी याद रखना पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते, ये सुनिश्चित करने के लिए फिशर पर्सन्स डू नॉट इंगेज इन फिशिंग ड्यूरिंग मानसून टू इंश्योर। पहला है कि मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है। फिश पॉपुलेशन इज नॉट डिप्लेक्टेड एज इट इज़ देयर ब्रीडिंग सीजन। दूसरा है कि बड़े जलपोत ट्रॉलर इस अवधि समय मछलियां पकड़ सकते हैं। बिग ट्रैवल्स कैन फिश इन दिस पीरियड। तो सेफ्टी
ऑफ द बोट यानी नाव सुरक्षित रहे। ऑप्शन ए है ए बी दोनों, ऑप्शन बी है बी सी, ऑप्शन सी ओनली और ऑप्शन डी ओनली बी। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी ओनली ए। ठीक है, केवल ये वाले में नाव सुरक्षित रहेगी। कौन सी? मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो क्योंकि उनके प्रजनन का समय होता है। ठीक है, इससे नाव सुरक्षित रहेगी। दूसरा वाला हमारा गलत है। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि मछुआरे मानसून के दौरान मछली पकड़ने नहीं जाते। मछुआरे ये सुनिश्चित करते हैं कि मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो क्योंकि ये उनके किसका समय होता है? प्रजनन का। तो सारी मछलियाँ पकड़ लेंगे तो प्रजनन कैसे होगा और कैसे बाकी की मछलियाँ मिल पाएंगी। मानसून के दौरान मछली पकड़ना प्रतिबंधित होता है क्योंकि प्रतिबंध की अवधि 41 दिन थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 61। और मानसून की अवधि के दौरान जो मछुआरे होते हैं वो व्यापारी से उधार लेकर जीवित रहते हैं। नीली क्रांति यानी कि क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो झींगा क्रांति किससे संबंधित है? मछली के उत्पादन से संबंधित, जैसे ब्लू रिवोल्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कई ग्रामीण परिवारों को उत्तरजीविता के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। इसका क्या आदि संभाव्य कारण है अगर ये उनके काम और आजीविका के इस रूप में देखा जाए? Many rural families have to borrow money for their survival. What is the most probable reason when seen with reference to their nature of work and livelihood? ए कि उनकी खपत अधिक है, देयर कंजप्शंस इज हाई। दूसरा है कि वेल्सी हैं और परिश्रमी नहीं है, दे आर लेजी एंड नॉट हार्ड वर्किंग। तीसरा है कि साल के दौरान ऐसी अवधियाँ भी आती हैं जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता है, दे हैव पीरियड्स ऑफ एन अवेलेबल वर्क ड्यूरिंग अ ईयर। चौथा है कि उनके परिवार के सदस्य गांव से बाहर पलायन कर जाते हैं, घर में पैसा नहीं भेजते, देयर फैमिली मेम्बर्स माइग्रेट आउट ऑफ द विलेज एंड डू नॉट सेंड मनी होम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि साल के दौरान ऐसी अवधियाँ भी आती है जब कोई काम जो होता है, वर्क होता है, वो उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि कई ग्रामीण परिवारों को उत्तरजीविता के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। इसका संभाव्य कारण यही होता है कि साल के दौरान कई सारी ऐसी अवधियाँ आती है जब काम नहीं होता है, तो उनकी काम और आजीविका के इस रूप में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 3 प्रकार की बेरोजगारी है। पहली खुली बेरोजगारी यानी कि सबको पता है कि बेरोजगार है। दूसरी मौसमी बेरोजगारी जो मौसम पे आती है, यानी सर्दी में, कभी गर्मी में, कभी बरसात में, अलग अलग तरह से। और फिर होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, अलग अलग तरह की बेरोजगारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स चूज देयर एमएलए इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक को चुनते हैं क्या कहलाता है? पहला है नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है नगर निगम परिषद वार्ड काउंसिलर, तीसरा है निर्वाचन क्षेत्र और चौथा है जिला परिषद। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं वह निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। एक्सप्लेनेशंस भी कह रहा है कि ऐसा क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं वह निर्वाचन क्षेत्र होता है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था और निर्वाचन आयोग के पहले कार्यकारी कौन थे? सुकुमार सेन, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ठीक है, तो एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया जहाँ अपने लोग अपना वोटर जो है अपना विधायक चुनते हैं तो वह निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। उसका गठन चुनाव आयोग का 25 जनवरी 1950 को किया गया था। उसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, सब याद रखना। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग का उद्देश्य निम्न पदों से चुनाव का संचालन करना होता है, जैसे कि अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, संसद, राज्य की विधानसभा और विधान परिषदें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच रिगार्ड टू द रोल ऑफ मीडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। संचार माध्यम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनना है। डिसाइड्स व्हाट इज इट दैट दे वुड फोकस ऑन एंड अकॉर्डिंगली सेट्स द एजेंडा। दूसरा यानी कि संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इस तरह वे एजेंडा को निश्चित करते हैं। दूसरा है कि देयर इज इंटरफेरेंस और टाइम्स बाय स्टेट एजेंसी ऑन व्हाट इज बीइंग पब्लिश्ड। संचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित सामग्रियों में कभी राज्य एजेंसी द्वारा दखल भी होते हैं।
पहला है कि ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, केवल ए सही है। दूसरा ओनली सेकंड इज करेक्ट, बी सही है। तीसरा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों सही है। चौथा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं। इससे आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि बोथ फर्स्ट एंड आर सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों को ध्यान में रख केंद्रित किया जाता है। इस तरह वे एजेंडा निश्चित कर देते हैं कि संचार माध्यमों के द्वारा प्रकाशित सामग्रियों में कभी राज्य एजेंसी के द्वारा दखल भी होते हैं। ठीक है, दोनों कथन सही है। संचार के बिना जीवन जो होता है वो संभव नहीं होता है और मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संचार दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाएं, विचार और जो भावनाएं हैं उनका आदान प्रदान करता है। तो ये क्या करता है संचार, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भूमिकाएं, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट टू लाइवलीहुड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ विच पार्टिकुलर फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी जीविका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है अवसर की समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन बी है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। ऑप्शन सी है आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऑप्शन डी है व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जीवन के अधिकार को उच्चतम न्यायालयों के द्वारा जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति जो अधिकार है उसको हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार से उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और 7 अमेरिका से लिए गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। एक कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और वो क्या था? वो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, और जीविका के अधिकार तो उच्चतम न्यायालय ने जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के धर्म का पृथक्करण देश की ओर ले जाता है। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट लीड्स टू। ऑप्शन ए है बहुसंख्यकों की निरंकुशता से बचाव, प्रिवेंटिंग टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव, प्रिवेंटिंग वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तीसरा है कि राज्य की लोकतांत्रिक कार्यविधि, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। और चौथा है कि सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ कम्युनल राइट्स। तो सही विकल्प का चयन करना है, चूज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए है बी एंड सी, ऑप्शन बी है बी सी एंड डी, ऑप्शन सी है सी डी एंड ए, ऑप्शन डी है बी सी एंड डी। तो आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए बी एंड सी हमारा सही है। एक्सप्लेनेशंस भी जरा देख लेते हैं कि राज्य के धर्म का पृथक्करण बहुसंख्यकों की निरंकुशता से बचाव, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव और राज्य की लोकतांत्रिक कार्यविधि की ओर ले जाता है। भारत कैसा राज्य है? भारत कैसा देश है? एक धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्म से अलग होना है, जिसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। हमारा भारत क्या है? उसका कोई अपना धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ बसते हैं, सभी को प्राथमिकता दी जाती है, किसी को खास धर्म को सम्मान नहीं दिया जाता। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, सभी का सम्मान हम करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 की प्रस्तावना के बाद जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर की प्लेयर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक न्याय प्रणाली में उच्च भूमिका निभाता है? और मुख्य भूमिका तो ऑप्शन ए है न्यायाधीश, जज। ऑप्शन बी है पुलिस। ऑप्शन सी है सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ओनली ये केवल ए सही है। ऑप्शन बी है बी एंड सी, केवल बी और सी सही है। ऑप्शन सी है ओनली ए एंड सी सही है। और चौथा है कि ए बी सी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन
डी, ए, बी एंड सी सही है। ठीक है, आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? तो न्यायाधीश, जज भी निभाते हैं, पुलिस भी निभाती है और सरकारी वकील, ये तीनों निभाते हैं, इसलिए ए, बी, सी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में न्यायाधीश, पुलिस और सरकारी वकील मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य होता है कि सरकार की उन एजेंसियों से जो कानून को लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु क्या होते हैं? कार्यरत होते हैं। ठीक है, आपराधिक घटनाएं होती हैं उनको रोकना, अपराधियों और दोषियों को दंडित करना, समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, पीड़ितों को यथासंभव मुआवजा दिलाना, अपराधियों जो दोषी हैं उनका पुनर्वास करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? आपराधिक घटनाओं को रोक देना, अपराधियों और दोषियों को दंडित कर देना, समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखें, पीड़ित को तो यथासंभव मुआवजा दें, अपराधियों और दोषियों का पुनर्वास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फिल्ड अ पेटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी कि विकास संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मेला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की। ऑप्शन ए है तवा मत्स्य संघ, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य फाउंडेशन, ऑप्शन सी है सफाई कर्मचारी आंदोलन, ऑप्शन डी है आरोग्य सेवा। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, सफाई कर्मचारी आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन सफाई कर्मचारी आंदोलन ने उच्चतम न्यायालय में मेला उठाने की प्रथा के खिलाफ जो याचिका थी वो दायर की। भी कह रहा है कि सफाई कर्मचारी आंदोलन संगठन ने उच्चतम न्यायालय में सिर पर मेला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की। सफाई कर्मचारी आंदोलन 2003 में सिर पर मेला होने की प्रथा के आज भी चलते रहने के विरुद्ध याचिका दायर की और याचिका में उनसे कहा गया है कि सिर पर मेला होने की प्रथा को केवल आज चल रही बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों के बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का भी आग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग ए एंड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ एंड आइडेंटिफाई विच लॉ प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कानून के संदर्भ में निम्नलिखित ए और बी को पढ़ना और पहचानना है कि कौन सा कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। पहला है कि ऐसे कानून जो निश्चित करते हैं कि फैक्ट्रियां हवा या पानी को प्रदूषित नहीं करेंगी। ला इंश्योरिंग दैट फैक्ट्रीज डू नॉट पॉल्यूट एयर और वाटर। दूसरा है कि कार्य स्थल पर बाल मजदूर रोकने वाले कानून। ला अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेसेस। तीसरा है कि विद्युत उपकरणों द्वारा सुरक्षा मानकों के रूप होने को सुनिश्चित करने वाले कारक। ला इंश्योरिंग इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है ओनली ए एंड बी, ऑप्शन बी ओनली बी एंड सी, ऑप्शन सी ओनली ए एंड सी, ऑप्शन डी है ओनली सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली सी, यानी कि केवल सी वाला सही है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्युत उपकरणों द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने वाले कारक कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 में लाया गया था और इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार और हितों का संरक्षण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष हम 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो भी मनाते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस नीड टू अडॉप्ट मेथड्स दैट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोशल साइंस के टीचर हैं, सोशल साइंस के अगर टीचर हैं तो उसको किस तरह से क्या करना चाहिए पूछ रहा है, यानी कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन ए है रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करे, प्रमोट क्रिएटिव अप्रोच। ऑप्शन बी है आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करे, प्रमोट क्रिटिकल परस्पेक्टिव। भूत और वर्तमान के बीच संबंध रेखांकित करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाए, enable students to draw relationships between past and present। ऑप्शन ए है एंड बी सही है, ऑप्शन बी है ए एंड सी सही है, ऑप्शन सी है ए बी एंड सी सही है, ऑप्शन डी है बी और सी सही है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन
सी, ए, बी, सी, यानी कि तीनों के तीनों हमारे सामाजिक विज्ञान के बारे में बिल्कुल सही है कि आप सामाजिक विज्ञान के टीचर है। कैसी पद्धति को अपनाना चाहिए? हमें रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करना चाहिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना चाहिए, भूत और वर्तमान के बीच में संबंध रेखांकित करने में भी विद्यार्थियों को सक्षम बनाना चाहिए। मैं एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि सोशल साइंस के टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए कि रचनात्मक उपागम को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, दृष्टिकोण ऐसा अपनाना चाहिए जो आलोचनात्मक हो, यानी क्रिएटिव हो, भूत और वर्तमान के बीच में संबंध भी अच्छे से हम बना सकें। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, पॉलिटी पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होती हैं, इकोनॉमी वगैरह। तो हम भूत और भविष्य के बीच में अगर सामंजस्य अच्छे से बना पाएंगे तभी अच्छे से पढ़ा पाएंगे। सामाजिक विज्ञान जो मानव के व्यवहार का और समाज के संबंधों से संबंधित होता है, मुख्य रूप से अनुभवजन्य जो दृष्टिकोण है उस पर निर्भर है। युवा अंकुरों को विकसित करने के और खिलने की क्षमता को बढ़ावा देने में शिक्षक जो होता है वो इंटरएक्टिव भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है। पहला है कि ऐसा प्रायः देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग की भिन्नताओं के कारण कक्षा में पूर्वाग्रह पैदा होता है। इट हैज़ ऑफन बीन ऑब्जर्व्ड दैट कल्चरल, सोशल एंड क्लास डिफरेंसेस जनरेट बाइस एंड प्रेजुडिस इन क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। स्टेटमेंट सेकेंड है कि विद्यार्थियों को गलत दिशा कर और सही का निर्देश देकर शिक्षकों को इन पूर्वग्रहों का सम्मान करना चाहिए। द टीचर शुड कन्फ्रंट द बाइसेस इन इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स ऑन व्हाट इज राइट एंड वाई प्रूविंग द स्टूडेंट्स रॉन्ग। तो ऑप्शन ए कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड गलत हैं, दूसरा है कि फर्स्ट गलत है परंतु सेकंड सही है, तीसरा है कि फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, चौथा है कि फर्स्ट सही है परंतु सेकंड गलत है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी के फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, यानी ये तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि ऐसा प्राय देखा जाता है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्गों की भिन्नताओं के कारण कक्षा में पूर्वाग्रह ये पैदा होता है। ये कथन सत्य होता है तथा विद्यार्थियों को गलत दिखाकर और सही का निर्देश देकर शिक्षकों को इन पूर्वाग्रहों का सामना करना चाहिए। ये कैसा होता है? गलत। रूढ़िवादिता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में 1922 में एक सामान्य अर्थ में किया था। रूढ़ि युक्तियाँ पूर्वकल्पित विचार होते हैं जो कि विभिन्न समूहों के बारे में कैसे होते हैं बने, और रूढ़िवाद का हिंदी अर्थ है कि परंपरागत बातों को बिना तर्क के चलते मानते चले आने का क्या होना? सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज अ टीचर यू कुड मेक इंटर लिंकेज वाइल डिस्कसिंग ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अ थीम इन जियोग्राफी विद विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। यानी कि एक शिक्षक के रूप में भूगोल के मानवीय वातावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण थीम पर परिचर्चा करते हुए आप निम्नलिखित सामाजिक और राजनीतिक जीवन के किस थीम के साथ जोड़ेंगे? पहला है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के साथ की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरा है कि ग्रामीण और शहरी प्रशासन के साथ रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है पंचायती राज के साथ पंचायती राज, चौथा है ग्रामीण और शहरी आजीविकाओं के साथ रूरल एंड अर्बन लिवलीहुड। तो पहला है कि ए और सी सही है, दूसरा है कि ए बी सी सही है, तीसरा है कि सी डी ए सही है, तीसरा है कि सी डी ए सी सही है, चौथा है कि बी और डी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी, कि इसमें से बी और डी हमारा सही है। ठीक है, बी और डी कौन सा? कि शहरी, ग्रामीण और शहरी प्रशासन के साथ और ग्रामीण और शहरी के साथ आजीविकाओं के साथ। ठीक है, हमारे भूगोल के मानवीय वातावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण थीम पर परिचर्चा करते हुए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में किस थीम के साथ जोड़ेंगे? तो हम उसे ग्रामीण और शहरी प्रशासन के साथ जोड़ेंगे और साथ ही हम उसे ग्रामीण और शहरी आजीविकाओं के साथ भी जोड़ेंगे। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि शिक्षक के रूप में भूगोल के मानवीय वातावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण थीम पर परिचर्चा अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन के साथ ग्रामीण और शहरी प्रशासन, ग्रामीण और शहरी आजीविकाओं थीम के साथ उसे जोड़ सकते हैं। साथ ही मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल का महत्व जो है वो लगातार
आजकल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइल डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन अ टीचर हैज़ टू फोकस ऑन दी फॉलोइंग आइडियाज, यानी कि आरक्षण के विषय पर चर्चा के समय एक शिक्षक को किस विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला है इक्वलिटी यानी कि समानता, दूसरा है इक्विटी यानी कि समता, तीसरा है जस्टिस यानी कि न्याय, चौथा स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िवादिता। तो ऑप्शन सही चुनना है। पहला है ABC, दूसरा है A और C, तीसरा है A, B एंड D, चौथा है कि C एंड D। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए कि A, B और C सही है। के विषय पर चर्चा के समय एक जो टीचर होता है उस पर ध्यान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होना चाहिए, समानता, इक्वालिटी, समता, इक्विटी, न्याय और जस्टिस पर। ठीक है, रूढ़िवादिता तो ये तो गलत हो जाता है, इस पर कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि अगर हम आरक्षण यानी रिजर्वेशन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें समानता, समता और न्याय विचार पर केंद्रित करना चाहिए। भारत में सकारात्मक विभेद से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण देकर, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देकर, केंद्र और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण देकर। ये उन वंचित समूह के सदस्यों का समर्थन करने के लिए सरकार की नीतियों के समूह को संदर्भित करता है जिन्होंने समाज में शिक्षा, रोजगार, आवास और सम्मान के क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का क्या किया है, सामना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंगेजिंग चिल्ड्रन इन एक्टिविटीज सो दैट दे कैन लर्न थ्रू लिव एक्सपीरियंस, यानी कि एक उदाहरण है जो बच्चों की गतिविधियों में संलग्न रखने का, ताकि वे जिए गए अनुभवों के माध्यम से सीख सकें। ऑप्शन ए है कि विद्यालय में एक सहकारी अदला बदली वाली दुकान चलाकर सहकारी आंदोलन के बारे में सीखना, लर्निंग अबाउट कोऑपरेटिव मूवमेंट बाय रनिंग अ कोऑपरेटिव शॉप इन स्कूल। दूसरा है कि विद्यालय परिसर में सूर्य ग्रहण देखते हुए सूर्य के बारे में सीखना, लर्निंग अबाउट द सन व्हाइल वॉचिंग अ सोलर एस्क्लेव फ्रॉम स्कूल प्रीमिसेस। तीसरा है कि एक लेख पढ़कर डाकघर के बारे में सीखना, लर्निंग अबाउट पोस्ट ऑफिस बाय रीडिंग अ टेस्ट। और चौथा है कि एक वृत्त चित्र देखने के पश्चात परिचर्चा या युद्ध क्षेत्र में अनुभवों को बताना, डिस्कसिंग एंड बिल्डिंग अपॉन एक्सपीरियंसेस अ कॉन्फ्लिक्ट जोन आफ्टर वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है ABC, दूसरा है ABD, तीसरा है BCD, चौथा है ACD। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ABD। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि विद्यालय में एक सहकारी अदला बदली वाली दुकान चलाकर सहकारी आंदोलन के बारे में सीखना, विद्यालय परिसर से सूर्य ग्रहण दिखाते हुए सूर्य के बारे में सीखना और एक वृत्त चित्र देखने के पश्चात परिचर्चा और युद्ध क्षेत्र में अनुभवों को बनाना, ये तीनों उदाहरण बच्चों की गतिविधियों में संलग्न रखना ताकि वे जिए गए अनुभव उनके माध्यम से अच्छे से सीख सकें। एक लेख पढ़कर डाकघर के बारे में सीखना ये प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, इसलिए कथन C गलत है तथा A, B और D सही है। लेख के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वे होते हैं जो हमारे साथ घटित होते हैं और जिन्हें हम देखते हैं। इसके माध्यम से हम अनुभूति, संवेदना और कल्पना को सरलता से क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। विशेष से संबंधित जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सामने लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अति उपयुक्त है, यानी कि विषय विशेष से संबंधित जो विद्यार्थियों का पहले का ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान मतलब पहले का ज्ञान, उसको अगर हमने सामने लाना है तो हम कौन सी रणनीति सबसे अच्छे से प्रयोग करेंगे। इन ऑर्डर टू ब्रिंग फॉर्थ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग अ पार्टिकुलर टॉपिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऑप्शन ए है स्टोरी टेलिंग, कथावाचन, ऑप्शन बी है एशे निबंध, ऑप्शन सी है विचार मंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑप्शन डी है प्रश्नोत्तर सत्र क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि विचार मंथन। अगर हमें किसी विषय से संबंधित जो विद्यार्थियों का पहले का ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसको अगर सामने लाना है तो इसके लिए हम विचार मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो रणनीति है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि विषय विशेष से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान को सामने लाने के लिए हम विचार मंथन रणनीति का उपयोग हमारे लिए सही है, क्योंकि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ जो होती है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को कैसे बनाती है, सहज।
पूर्व ज्ञान वह सूचना होती है जो कि किसी के पास नए विचार या की अवधारणाओं को प्राप्त करने से पहले होती है। मतलब हम सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ पहले से चीज़ें होती हैं। अगर हम आज के वर्तमान में हम पहले की चीज़ों को लेकर आएँ तो वही पूर्व ज्ञान यानी पहले का ज्ञान होता है। हम कभी कुछ सीख रहे हैं, इससे पहले चीज़ें जो हमें सीख चुके हैं, अगर हमें उस प्रयोग करने की ज़रूरत पड़े, हम उसको अगर प्रयोग करते हैं तो वही पूर्व ज्ञान कहलाता है, यानी कि पहले की समझ। ठीक है, ये सूचना समय के साथ उनके सामाजिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव है उनसे कैसे की जाती है, एकत्र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द मैप इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना देश के साथ संबंध, यानी मानचित्र पर हम कोई स्थान ढूंढने वो किसके साथ संबंध है। ऑप्शन ए है विवेचनात्मक परिप्रश्न क्रिटिकल इंक्वायरी, ऑप्शन बी है बोध यानी कि कंप्रिहेंशन, ऑप्शन सी है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, और ऑप्शन डी है कौशल यानी कि स्किल। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्किल यानी कि कौशल। ठीक है, मानचित्र पर हम एक स्थान को ढूंढते हैं तो ये स्किल यानी कि कौशल के साथ संबंधित होता है। हमारे अंदर स्किल होती है तभी तो हम ऐसा कर पाते हैं ना। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना कौशल के साथ संबंधित होता है। भौगोलिक दृष्टि से सोचना सीखने के लिए मानचित्र केंद्रीय होता है, और मानचित्र एक ऐसा होता है जिससे भूगोलवेत्ता जो होते हैं वो स्थानों का वर्णन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं जो भूगोलवेत्ता, वे इससे मानचित्र के माध्यम से स्थानों का वर्णन करते हैं, स्थानों और स्थानिक वितरणों को चित्रित करते हैं और जानकारी विश्लेषण भी करते हैं, और ऐसे स्वरूपों और संबंधों को देखने की क्षमता विकसित करते हैं। इसे मूल्यांकन कौशल हम कहते हैं। कौशल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि कुशलता, दक्षता, निपुणता अथवा कुशल होने की अवस्था, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार दोहराकर उस कार्य में दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो वो ही कौशल कहलाता है। यानी कि एक चीज़ जैसे कि पढ़ने की हैबिट है, डांस करने की हैबिट है, और आजकल तो रील देखने की हैबिट है, जब तक इसे लगातार इंसान करता जाता है तो वो उसमें कैसा हो जाता है, दक्ष हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लीस्ट मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस फॉर एन अपर प्राइमरी स्टूडेंट लर्निंग अबाउट फंडामेंटल्स राइट। ऑप्शन ए कि सचित्र उदाहरणों का प्रयोग, यूज ऑफ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, ऑप्शन बी है व्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा कोई अन्य अधिकार को देखने के भिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना, इंकरेजिंग डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एनी अदर राइट। तीसरा है कि नवीन ज्ञान और सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना, कनेक्टिंग न्यू नॉलेज एंड कंसर्न्स टू प्री एक्सिस्टिंग नॉलेज। चौथा है कि सभी अधिकारों को स्मरण करने और उसको रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुस्मरण करने को प्रोत्साहित करना, प्रमोटिंग मेमोराइजेशन ऑफ ऑल द राइट्स एंड रिकॉलिंग देम थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कि जो मूलभूत अधिकार हैं उनके बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। तो न्यूनतम अर्थपूर्ण की बात करें तो वो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। सभी अधिकारों को स्मरण करने और उनको रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुस्मरण करने को प्रोत्साहित करना ये होगी। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए सभी अधिकारों को स्मरण करने और उनके रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया होगी। सचित्र उदाहरणों का प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा कोई अन्य अधिकारों को देखने के भिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना और नवीन ज्ञान और सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना, ये मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए क्या होता है, अधिकतम अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या टीचर विच एक्सप्लेनिंग फूड हैबिट्स डिस्कस केस स्टडीज ऑफ इंडियन स्टेट विद दैट ऑफ स्टेट ऑफ रसिया विच एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग सी ही फोकसिंग अपॉन, यानी शिक्षक भोजन संबंधी आदतों को समझाने के दौरान भारतीय राज्यों की रूस के राज्यों के साथ केस अध्ययन केस स्टडी पर परिचर्चा करता है। अधिगम के कौन पहलू वे बल दे रही है। ऑप्शन ए है समझने की क्षमता, एबिलिटी टू एक्सप्लेन, ऑप्शन बी है स्मरण की क्षमता,
एबिलिटी टू मेमोराइज। ऑप्शन सी है कि साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने और भेद दिखलाने की क्षमता। एबिलिटी टू कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट थ्रू एविडेंस। चौथी है कि दूसरे देशों की संस्कृति की प्रशंसा करने की क्षमता। एबिलिटी टू अप्रिशिएट कल्चर ऑफ फॉरेन कंट्रीज। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने और भेद दिखलाने की क्षमता। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि एक शिक्षक भोजन संबंधी आदतों को समझाने के दौरान भारतीय राज्यों रूस के राज्यों के साथ जो केस अध्ययन यानी केस स्टडी पर परिचर्चा करता है, ये अधिगम के साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने और भेद दिखलाने की क्षमता पर क्या दे रहा है, बल। केस स्टडी का उपयोग किसी अध्ययन विषय के विभिन्न तत्वों का वर्णन करने, उनकी तुलना करने, मूल्यांकन करने और समझने के लिए किया जाता है। केस स्टडी को अक्सर सामाजिक, शैक्षिक, नैदानिक और व्यावसायिक अनुसंधानों में नियोजित किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक पिता को घर के कामों में लिप्त और माता को कार्यालय जाते हुए दिखाती है। इसका लक्ष्य या सोशल साइंस टेक्स्ट बुक शोज अ फादर इन्वॉल्व्ड इन हाउस होल्ड वर्क एंड मदर गोइंग टू ऑफिस। दिस एम्स एट। ऑप्शन ए है कि लैंगिक भेदभाव को सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथिंग जेंडर वाइज। दूसरा है कि लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, एलिमिनेटिंग जेंडर वाइज। तीसरा है कि लैंगिक भेदभाव को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और चौथा है कि लैंगिक समता को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग जेंडर इक्वालिटी। तो सही विकल्प चुनना है। पहला है कि ए और बी सही है, दूसरा है कि बी और सी सही है, तीसरा है कि बी और डी सही है, चौथा है कि ए और डी सही है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि 20 में से हमारा बी और डी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसने हमसे पूछा था कि जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक थी उसमें क्या कर रहे थे कि पिता तो घर से कामों में लिप्त थे, मतलब घर का सारा काम पिता करते थे और माता कार्यालय जाती थी, जो कि इससे उल्टा होता है कि माता घर का काम करती है और पिता कार्यालय जाते हैं। तो ये दिखा क्या रहा है, तो बिल्कुल सही था कि जो लैंगिक भेदभाव को बिल्कुल समाप्त कर रहा है, कि लैंगिक भेदभाव कोई मायने नहीं रखता और ये लैंगिक समता को भी प्रोत्साहित कर रहा है। तो ऑप्शन बी और हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि एक सोशल साइंस की पाठ्य पुस्तक जो है वह पिता को घर के कामों में दिखाती है और जो माता होती है उसको कार्यालय जाते हुए अगर दिखाती है, तो इसका लक्ष्य यही होता है कि जो लैंगिक भेदभाव है उसको समाप्त करना। ठीक है, और लैंगिक समता है उसको प्रोत्साहित करना, इसलिए बी और डी सही है, जबकि ए और सी गलत है। लैंगिक मुद्दे और लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका में छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए विद्यालय को शिक्षकों से केस अध्ययन का उपयोग करने और मूर्त उदाहरण देने के लिए क्या करना चाहिए, कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वेस्ट वाटर इन द स्कूल keeping the taps running. Their teacher decides to tell them a story of life in a desert to talk about water conservation. Which pedagogy method is she using in the class? यानी कि कक्षा में बच्चे स्कूल में पानी के नल को चलाते हैं और फिर वहीं छोड़ देते हैं, यानी बंद नहीं करते हैं, और पानी कैसा हो जाता है, व्यर्थ बह जाता है। तो उनकी शिक्षिका पानी के संरक्षण को समझाने के लिए मरुस्थल में जीवन की कहानी उन्हें सुनाती है। तो किस शैक्षिक तरीके का उपयोग कर रही है? ऑप्शन ए है वृत्तांत उपागम, नरेटिव मेथड। ऑप्शन बी है अवलोकन उपागम, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑप्शन सी है समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ऑप्शन डी है व्याख्यान उपादान, लेक्चर मेथड। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृत्तांत उपागम, यानी कि नरेटिव मेथड। वो यहाँ पे कौन से मेथड का प्रयोग कर रही थी, नरेटिव मेथड का उपयोग कर रही थी। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि एक कक्षा के बच्चे स्कूल में पानी के नल को चलाकर छोड़ देते हैं, जिससे पानी व्यर्थ बह जाता है। उनकी शिक्षिका पानी के संरक्षण को समझाने के लिए मरुस्थल में जीवन की जो कहानी है वो उन्हें सुनाती है। वे वृत्तांत उपागम शैक्षिक तरीकों का उपयोग कर रही है, और वृत्तांत सामाजिक विज्ञान में क्या है, ये व्याख्यात्मक उपागम है, और इसमें कहानी कथन विधि का उपयोग भी शामिल होता है। क्या की जाती है, इसमें कहानी कही जाती है। ये विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है क्योंकि छात्र कहानी के माध्यम से जल के बारे में भी जान जाएगा और उसकी अवधारणा को समझने में भी क्या मिलेगी, उसे हेल्प मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर लिंग आधारित प्रकरण पढ़ाते समय कौन सी रणनीति अति उपयुक्त होगी। विच टीचिंग जेंडर वाइज थीम्स, विच स्ट्रेटजी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एट द एलिमेंट्री लेवल। पहली है कि संकल्पनाओं को परिभाषित करने के लिए अध्ययनकर्ताओं को परिचय देना। गिव अ हैंड आउट टू लर्नर्स टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स। दूसरा है कि वाद विवाद और परिचर्चाओं में अध्ययनकर्ताओं को लगाए रखना। इंगेज लर्नर्स इन डिबेट एंड डिस्कशंस। तीसरा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर चेतना बढ़ाने वाली सामग्री उपलब्ध कराना। प्रोवाइडिंग अवेयरनेस राइजिंग मटेरियल ऑन ट्रांसजेंडर्स। चौथा है कि अध्ययनकर्ताओं को विकिपीडिया और वेब स्रोतों से पढ़ने के लिए कहना। आस्क लर्नर्स टू रीड फ्रॉम विकिपीडिया एंड अदर वेब रिसोर्सेज। सेंस हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी के बाद विवाद और परिचर्चाओं में अध्ययनकर्ताओं को लगाए रखना। प्रारंभिक स्तर पर जो लिंग आधारित प्रकरण है उसको पढ़ाते समय ये रणनीति सबसे अच्छी होगी कि वाद विवाद और परिचर्चाओं में अध्ययनकर्ताओं को क्या रखें, लगाए रखें। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्रारंभिक स्तर पर लिंग आधारित प्रकरण पढ़ाते समय वाद विवाद और परिचर्चाओं में अध्ययनकर्ताओं को लगाए रखना ये सबसे अच्छी रणनीति होती है। लिंग भेद क्या होता है, इसे किसी व्यक्ति के उनके लिंग के आधार पर आचरण के अंतर के रूप में संदर्भित करते हैं। व्यक्ति जो होता है उसके लिंग के आधार पर कई सारे अंतर होते हैं, उसको संदर्भित करता है। विश्व के समाज में विशेषकर जो भारतीय समाज होता है उसको लैंगिक भेदभाव में लिप्त होता है और किसी व्यक्ति या फिर समूह के बारे में जो लैंगिक भेदभाव होता है ये पूर्व कल्पित धारणाएं होती हैं। ठीक है, लिंग समानता को बढ़ावा देने की रणनीतियां निम्न है, जैसे कि शिक्षा में लैंगिक अंतर को सभी स्तरों पर समाप्त करना। छात्रों को बताना कि वे रूढ़िवादी विषय क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। ये भी बताना कि दोनों लिंग में विशेष रूप से शारीरिक और जो मोटर कौशल है उसको विकसित करने की सामान्य नीति जैसी क्षमता होती है। और कक्षा में लड़कों और लड़कियों का समान अवसर देना। ठीक है, ये सारे हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल्म्स दैट रिप्रेजेंट ट्राइबल्स ओनली एज पीपल वेयरिंग कलरफुल कस्टम्स एंड डांसिंग इन ग्रुप्स में लीड टू, यानी कि फिल्म में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाकें पहने हुए और समूह में नृत्य करते हुए दिखाते हैं, वे क्या परिणाम हैं हो सकते हैं उसके। पहला है कि जनजातियों की संस्कृति विविधता का प्रदर्शन, डिमोनिस्ट्रेटिंग द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ ट्राइब्स। दूसरा है आदिवासियों की दुर्दशा की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग द बर्ड टू द प्लिट ऑफ द एडवाइसेस। तीसरा है कि वन उत्पादों और हस्तकला की बिक्री का प्रोत्साहन, प्रमोटिंग सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड ट्राइबल क्राफ्ट। और चौथा है कि जनजातियों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स ऑफ ट्राइबल्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये जनजातियों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको बनाना, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स ऑफ ट्राइबल्स। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि फिल्म में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाकें पहने हुए और समूह में नृत्य करते हुए दिखाती है, इसका परिणाम जनजातियों के प्रति रूढ़िबद्ध बनाना हो सकता है। अगर शिक्षक छात्र रूढ़ियों को तोड़ना या फिर चुनौती देना चाहते हैं तो वे पुरुष भरतनाट्यम नर्तकियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि छात्र केवल ये सोचते हैं कि महिला है वो नर्तक है। मतलब इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, जो पुरुष नर्तक है उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिनकी ये जो बच्चे हैं उनकी ये धारणा खत्म हो पाए कि सिर्फ महिलाएं ही डांस करती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वाई आर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यूज्ड मोर टू अंडरस्टैंड द टाइम्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज कम्पेयर्ड टू द किंगडम ऑफ इटली हिस्ट्री, यानी कि राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग क्यों किया गया। पहला है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों में लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई, द नंबर ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड्स। दूसरा है कि दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई, द वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। तीसरा है कि लिखित
सामग्रियों ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को विस्थापित कर दिया। टेक्सचुअल रिकॉर्डर्स ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। और चौथा है सल्तनत के समय में कागज सस्ता होता गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में आ गया। पेपर बिकम चीपर एंड वाइडली यूज्ड टू रिकॉर्ड द पास्ट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें से हमारा। तो सही ऑप्शन चुनना है। पहला है ओनली ए इज ट्रू, दूसरा है ओनली ए बी आर ट्रू, तीसरा है ओनली बी सी एंड डी आर ट्रू, चौथा है ओनली सी डी आर ट्रू। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि ओनली बी सी एंड डी आर ट्रू, यानी बी सी और डी सही हैं। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल के समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग किया गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की जो विविधता है वो बढ़ गई। लिखित सामग्रियों ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थित कर दिया था और जो दिल्ली सल्तनत के समय में कागज था वो भी कैसा हो गया था, सस्ता, और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर भी प्रयोग में आ गया था। इसीलिए 1206 से लेकर 1526 तक भारत राज्य पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को हम क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का काल कहते हैं। 1206 से 1226 5 सल्तनत का काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम से आरंभ करते हुए एक सर्वेक्षण आधारित परियोजना को करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले चरणों को व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग अ सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। पहला है साक्षात्कार, रिकॉर्डिंग, नियोजन, प्रस्तुत करना, इंटरव्यूज, रिकॉर्डिंग्स, प्लानिंग, प्रेजेंटिंग। दूसरा है कि प्रस्तुत करना, नियोजन, रिकॉर्डिंग, साक्षात्कार करना, प्रेजेंटिंग, प्लानिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरव्यूइंग। तीसरा है नियोजन, साक्षात्कार करना, रिकॉर्डिंग, प्रस्तुत करना, प्लानिंग, इंटरव्यूइंग, रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटिंग। और चौथा है कि नियोजन, रिकॉर्डिंग, साक्षात्कार करना, प्रस्तुत करना, प्लानिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरव्यूइंग और प्रेजेंटिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, नियोजन, साक्षात्कार करना, रिकॉर्डिंग और प्रस्तुत करना। प्रारंभ से आरंभ करते हुए एक सर्वेक्षण आधारित परियोजना को करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले चरण हैं। सबसे पहले प्लानिंग यानी कि नियोजन, फिर इंटरव्यूइंग यानी कि साक्षात्कार करना, फिर रिकॉर्डिंग और फिर प्रेजेंटिंग यानी कि प्रस्तुत करना। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्रथम से आरंभ करते हुए एक सर्वेक्षण आधारित प्रयोजन को करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले चरणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले प्लानिंग, नियोजन आता है, फिर साक्षात्कार करना, इंटरव्यूइंग आता है, फिर रिकॉर्डिंग आती है, फिर हमारा प्रस्तुत करना आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज बायोस्फीयर। दिस क्वेश्चन सीक्स टू फाइंड द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू डैश। जीव मंडल क्या है? ये प्रश्न विद्यार्थियों की डैश की क्षमता का पता लगाने के लिए है। पहला रिकॉल यानी कि स्मरण करना, दूसरा है अप्लाई यानी कि अनुप्रयोग करना, तीसरा है इवेल्युएट यानी आकलन करना, चौथा एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए, रिकॉल यानी कि स्मरण करना। जीव मंडल क्या है? ये प्रश्न विद्यार्थियों की रिकॉल यानी स्मरण करने की क्षमता का पता लगाने के लिए है। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जीव मंडल क्या है। ये प्रश्न विद्यार्थी की स्मरण करने की क्षमता का पता लगाने के लिए है। पृथ्वी के वे समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। छोटे से छोटे जीवाणु से लेकर बड़े से बड़ा जीव सभी जैव मंडल में शामिल होता है और हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह होती है जिस पर जीवन जो है वो विद्यमान होता है, यानी कि जिस पर जीवन संभव है वो एकमात्र कौन सा? हमारे पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी है जिस पर जीवन विद्यमान है और हमारी यादें हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख भाग होती हैं। ये याद रखते हैं और क्या भूल जाती है, ये सब बहुत सी वस्तुओं पर निर्भर होता है। ये क्या हमें याद रखना है और क्या भूल जाना है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है। हमारी भाषा, लैंग्वेज, दृष्टि, विजन, श्रवण, अप्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा ध्यान की तरह ही स्मृति यानी कि मेमोरी भी मस्तिष्क की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टीचर्स आइडेंटिफाई द कंसेप्चुअल प्रॉब्लम वाइल टीचिंग अ यूनिट प्लान। यानी कि निम्नलिखित में से इकाई योजना के शिक्षण के समय संकल्पनात्मक समस्याओं को पहचानने में शिक्षक की सहायता करेगा। ऑप्शन ए है सहपाठी आकलन,
पीयर असेसमेंट, ऑप्शन बी है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तीसरा है योगात्मक आकलन, सम्मेटिव असेसमेंट, चौथा है स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। यही इकाई योजना के शिक्षण के समय जो संकल्पनात्मक समस्याएं होती है उसको पहचानने में शिक्षक की क्या करेगा, हेल्प करेगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि रचनात्मक आकलन इकाई योजना के शिक्षण के साथ संकल्पनात्मक समस्याओं को पहचानने में शिक्षक की सहायता करेगा और रचनात्मक आकलन छात्रों की प्राप्ति में सुधार के लिए शिक्षण और अध्ययन की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। रचनात्मक आकलन की विशेषताएं क्या होती हैं कि ये निदानात्मक और उपचारात्मक होता है कि प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान को सुनिश्चित करता है। यह छात्रों को उसके अध्ययन में सक्रिय भागीदारी के लिए एक आधार को भी प्रदान करता है। वहीं यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसे अभिकल्पित करने में छात्रों के पूर्व ज्ञान और जो अनुभव होता है उसका भी गठन करता है। स्व आकलन क्या होता है? स्व आकलन से तात्पर्य किसी व्यक्ति के द्वारा अपने स्वयं के क्रियाकलापों, मनोवृत्तियों और निष्पादित प्रदर्शन के आकलन का मूल्यांकन से है। वहीं सहपाठी आकलन क्या होता है? एक संगठित सीखने की प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र एक दूसरे की क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द यूनिट ऑन डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर एज गिवन बिलो। यानी कि विविधता और भेदभाव पर इकाई के अंत में 3 विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रतिफल नीचे दिए गए हैं। पहला है कि इज एबल टू एक्सप्लेन हाउ इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल वेलबींग, इट वाइसेस आर रिस्ट्रेंड। यानी कि इसकी व्याख्या करने में सक्षम है कि कैसे आत्मनिर्भरता सामाजिक कल्याण की ओर ले जाती है अगर भेदभाव को रोक दिया जाए। स्टूडेंट्स भी है कि इज एबल टू डिफाइन प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि पूर्वग्रह और रूढ़िबद्धता की व्याख्या करने में सक्षम है। विद्यार्थी सी है कि विविधता और असामान्यता के बीच में भेदभाव करने में सक्षम है। इज एबल टू distinguish between diversity and inequality. तो arrange the students according to their competency level स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम, यानी कि न्यूनतम से आरंभ करते हुए विद्यार्थियों को उनकी सक्षमता के स्तर के अनुसार व्यवस्थित करें। सही विकल्प चुनना है। पहला है CB&A, दूसरा है BCA, तीसरा है ABC, चौथा है CAB। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BC और ये। ठीक है, तो हमारा व्याख्या भी कह रही है कि न्यूनतम से आरंभ करते हुए विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता की व्याख्या करने में सक्षम हो, विविधता और असमानता के बीच भेदभाव करने में सक्षम हो, विविधता और असामान्यता के बीच में भेद करने में सक्षम हो, इसकी व्याख्या करने में सक्षम है कि कैसे आत्मनिर्भरता सामाजिक कल्याण की ओर ले जाती है और भेदभाव को रोक दिया जाए। अतः विकल्प जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रोवाइड स्कोप फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करेगा। पहला है कि भारतीय संसद में प्रश्नकाल की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द क्वेश्चन हावर इन इंडियन पार्लियामेंट। दूसरा है कि लेखपाल की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द लेखपाल। तीसरा है कि अगर आप एक निगम परिषद होते तो कौन से 2 मामलों को आप वरीयता देते। इफ़ यू वर अ वर्ड काउंसिलर विच 2 इशूज वुड यू प्रायोरिटाइज। सरकार का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि अगर आप एक निगम परिषद होते तो कौन से 2 मामलों को आप वरीयता देते। ये प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करेगा। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि अगर एक निगम परिषद होते आप तो 2 मामलों को आप वरीयता देंगे। ये प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करता है। आलोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी भी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए विमर्शी, तार्किक और विवेकशील चिंतन का उपयोग करने के लिए चुनौती देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्शंस अराउंड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन अ टीचर गिव्स अ टेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट कुड दिस बी। यानी कि घूर्णन और परिक्रमा से संबंध
परिक्रमा से संबंधित अवधारणाओं को पहचानने के लिए शिक्षक एक परीक्षा देता है। ये किस प्रकार का आकलन हो सकता है? ऑप्शन ए है सम्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। ऑप्शन बी है नैदानिक आकलन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ऑप्शन सी है सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन। और ऑप्शन डी है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो हमें सही विकल्प का आंसर देना है। पहला है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी, चौथा है बी और डी। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि बी और डी सही है। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि घूर्णन और परिक्रमा से संबंधित अवधारणाओं को पहचानने के लिए शिक्षक एक परीक्षा देता है। ये नैदानिक आकलन और अधिगम के लिए आकलन हो सकता है। अच्छा, नैदानिक आकलन क्या होता है? उस परीक्षण को संदर्भित करता है जो शिक्षकों की अधिगम की कठिनाइयों और शिक्षार्थियों की समझ में जो अंतराल होता है उसको जानने के लिए शिक्षार्थियों की क्षमताएं, कमजोरियां, कौशल आदि को पहचानने में मदद करता है। तो आपसे पूछेगा कि नैदानात्मक आकलन क्या है? तो वह आकलन जिससे जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों के अधिगम में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या उसकी समझ में डिफरेंस हो रहा है, किस तरह से समझ नहीं पा रहा है, इन सब के बारे में उसे पता चलता है। वहीं अधिगम के लिए जो आकलन होता है वो वृत्ताकार रूप में और अधिगम की प्रक्रिया के भाग के रूप में देखा जाता है, जिससे शिक्षार्थी अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में क्या करता है, केंद्रीय भूमिका यानी सेंट्रल जो रोल है वो प्ले करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर सीटेट का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।